हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे राजनीतिक व्यवस्था की अवधारणा। राजनीतिक व्यवस्था सामान्य व्यवस्था सिद्धांत से लिया गया है। सामान्य व्यवस्था सिद्धांत से ही व्यवस्था सिद्धांत का विकास हुआ है। राजनीति विज्ञान में व्यवस्था सिद्धांत ने ही राजनीतिक व्यवस्था अथवा राजनीतिक व्यवस्था के संप्रत्यय को जन्म दिया है। ऐतिहासिक दृष्टि से माना जाता है कि अरस्तु प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक था। अरस्तु के द्वारा नगर राज्य के राजनीतिक जीवन के अध्ययन में व्यवहारवादी दृष्टिकोण के लक्षण मौजूद हैं। आधुनिक युग में राजनीति विज्ञान ने समाजशास्त्र से व्यवस्था सिद्धांत को ग्रहण किया है, किंतु समाजशास्त्र ने इसे जीव विज्ञान से लिया है। तो 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में प्राणीशास्त्री लुडविग वॉन बर्टलेन्फी ने प्राणी शरीर के अध्ययन के प्रसंग में विशिष्ट अर्थ में व्यवस्था शब्द का प्रयोग किया था। यानी हमने इसे प्राणीशास्त्र से लिया है सबसे पहले, और प्राणीशास्त्र में कौन थे? लुडविग वॉन बर्टलेन्फी। उन्होंने प्राणी शरीर के अध्ययन के प्रसंग में इसका प्रयोग किया था। व्यवस्था शब्द में निहित अर्थ और भाव को समाजशास्त्र ने सामाजिक जीवन के अध्ययन में अपनाया और व्यवस्था सिद्धांत का निर्माण किया। फिर जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो उसके बाद राजनीति विज्ञान में व्यवहारवादी दृष्टिकोण का तेजी से विस्तार हुआ और राजनीतिक विज्ञान में भी व्यवस्था सिद्धांत की शुरुआत हुई। राजनीतिक विज्ञान में व्यवस्था सिद्धांत के विकास में डेविड ईस्टन, गैब्रियल आमंड, कार्ल डब्ल्यू डायस, लासवेल, मार्टिन कैपलान आदि का विशेष योगदान रहा है। व्यवस्था, उपव्यवस्था एवं सामाजिक व्यवस्था का जो अर्थ है वो इस प्रकार है। संगठन की दृष्टि से व्यवस्था का अर्थ है विभिन्न सम एवं असम अंशों के संयोग से बनी कोई पूर्ण रचना, यानी कि समग्र रचना। यदि कोई समग्र विभिन्न सम या असम अंशों से गुंथकर बनता है, लेकिन ये अंश या इकाइयां एक विशिष्ट क्रम में मिलकर उस समग्र की विशिष्ट रचना करते हैं, और इस समग्र की इस रचना में प्रत्येक इकाई का अपना विशिष्ट प्रकार्य या कार्य भी होता है। किसी समग्र की इकाइयों में संरचना तथा प्रकार्य की दृष्टि से एक निश्चित प्रकार का आपसी क्रम एवं संबंध पाया जाता है। इकाइयों में प्रकार्य की दृष्टि से आपस में क्रिया प्रतिक्रिया होती है और इससे समग्र में एक प्रकार की गतिशीलता उत्पन्न होती है। कोई समग्र अपनी इन विभिन्न इकाइयों की संरचना, प्रकार्य तथा इनकी अंतरक्रिया में एक विशेष प्रकार का संतुलन स्थापित करता है, क्योंकि ऐसा करना उस समय के अस्तित्व को बनाए रखने उस समग्र के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जरूरी होता है। कोई समग्र किसी विशेष प्रकार के माहौल में रहता है और उस वातावरण द्वारा उस समग्र पर प्रतिकूल दबाव पड़ सकते हैं, अतः समग्र अपने वातावरण के अनुसार स्वयं में परिवर्तन भी करता है और अपने पक्ष में वातावरण को प्रभावित करने की कोशिश भी करता है। यदि हम किसी समग्र की संरचना, इसकी इकाइयों, इसके प्रकारों, इसमें निहित सुसंबद्ध अंतःक्रिया, स्वयं समग्र द्वारा अपनी इकाइयों की संरचना एवं प्रकार्य के नियमन तथा समग्र के अपने वातावरण के साथ संबंध, इन सभी तथ्यों को एक शब्द में प्रकट करना चाहें तो सर्वाधिक उपयुक्त शब्द व्यवस्था है। इस प्रकार व्यवस्था शब्द निम्नलिखित विचारों और तथ्यों को संकेत करता है कि व्यवस्था ऐसा समग्र है जिसकी संरचना विभिन्न सम एवं विषम इकाइयों के एक निश्चित क्रम में संयोग से होती है। व्यवस्था ऐसा समग्र है जिसकी इकाइयों में सुसंबद्ध एवं व्यवस्थित क्रम में अंतर क्रियाएं होती है। व्यवस्था ऐसा समग्र है जो अपनी संरचना एवं अंतर क्रियाओं का नियमन करता है। व्यवस्था ऐसा समग्र है जो अपने वातावरण के साथ अनुकूलन करता है और उसे प्रभावित भी करता है। तो इसमें हमने क्या समझा है कि व्यवस्था का मतलब ये होता है कि एक समग्र, जैसे कि मानव शरीर है, तो मानव शरीर एक जैसे पूर्ण समग्र है और इसमें इसके अलग अलग अंग भी हैं। विभिन्न सम या असम अंश हैं, जैसे हाथ हैं, पैर हैं, हाथ और जैसे मुंह है, सिर है। तो ये सब सम या असम अंश हैं, यानी एक समान अंश नहीं है, कुछ समान है। जैसे दोनों हाथ समान होंगे, दोनों पैर समान होंगे, तो कुछ असमान अंश भी हैं। तो इस तरह से ये घनिष्ठ रूप से जुड़ गए और इसके बाद इसने एक इस तरह से ये एक शरीर की रचना हुई, जिसमें हाथ, पैर, सिर, मुंह, गर्दन, कंधे आदि विभिन्न प्रकार के
सम और असम अंग मिलकर के इन्होंने एक शरीर की रचना की। और इस संरचना में प्रत्येक इकाई का अपना एक विशिष्ट कार्य यानी कार्य भी होता है। जैसे मुंह का कार्य अलग है, नाक का कार्य अलग है, हाथों का कार्य अलग है, पैरों का कार्य अलग है। तो इस प्रकार इनमें निश्चित प्रकार का आपसी क्रम और संबंध भी पाया जाता है और इनमें आपस में क्रिया प्रतिक्रिया भी होती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इनमें एक निहित सुसंबद्ध अंतःक्रिया होती है। तो इसके लिए इन्होंने व्यवस्था शब्द का प्रयोग किया है। अब व्यवस्था शब्द जो है वो हम इसमें पॉलिटिकल साइंस के संदर्भ में इसको देखेंगे। अच्छा, व्यवस्था के साथ एक दूसरा शब्द उपव्यवस्था भी प्रचलित है और इसको प्राणीशास्त्र के संदर्भ में प्रयोग किया गया है। जैसे प्राणीशास्त्र के अनुसार प्राणी शरीर स्वयं एक व्यवस्था है जिसमें पाए जाने वाले श्वसन संस्थान, स्नायु मंडल संस्थान, रक्त परिभ्रमण संस्थान, अस्थि संस्थान, पाचन संस्थान आदि शरीर नामक व्यवस्था की उपव्यवस्थाएं हैं। किसी उपव्यवस्था में स्वयं व्यवस्था जैसी संरचनात्मक एवं प्रकार्यात्मक विशेषताएं पाई जाती है, किंतु किसी उपव्यवस्था का अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है, अर्थात तो समग्र नहीं होती, अपितु तो व्यवस्था का केवल एक अनुपूरक अंग होती है। तो जिस प्रकार प्राणीशास्त्र में माना गया था उसी तरह समाजशास्त्र में माना गया। समाजशास्त्र में भी कई विद्वानों ने इसको प्रयोग किया है। इसके बाद राजनीतिक व्यवस्था में हम ये देखते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था का अर्थ एवं परिभाषाएं क्या है। परंपरागत राजनीति विज्ञान द्वारा तो सरकार और राज्य का अध्ययन किया जाता था, उसे ही आधुनिक राजनीति विज्ञान ने राजनीतिक व्यवस्था कहा। किंतु वास्तविक दृष्टि से ये कथन सत्य नहीं है, क्योंकि आधुनिक राजनीति विज्ञान की राजनीतिक व्यवस्था की अवधारणा परंपरागत राजनीति विज्ञान से काफी भिन्न है और व्यापक भी है। क्योंकि परंपरागत राजनीति विज्ञान में तो राज्य और सरकार की केवल वैधानिक और संस्थागत अध्ययन पर ही बल दिया जाता था, लेकिन इस बात की उन्होंने पूर्ण उपेक्षा की थी कि अन्य कई चीजें भी उस सामाजिक संदर्भ, संगठन एवं वातावरण में जिसमें ये संवैधानिक संस्थाएं काम करती हैं उसमें अन्य कई चीजों का भी प्रभाव पड़ता है। इसीलिए आधुनिक राजनीति विज्ञान ने राजनीतिक व्यवस्था की अवधारणा में राज्य और सरकार के अध्ययन से संबंधित दोष का तो अंत कर दिया, यानी केवल राज्य और सरकार का ही अध्ययन न किया जाए, बल्कि अन्य चीजों का भी अध्ययन किया जाना चाहिए। जैसे जो अनौपचारिक संस्थाएं होती है, धर्म, वर्ग, जाति, दबाव समूह, राजनीतिक मनोवृत्तियां, इन सब का भी अध्ययन किया जाना चाहिए, क्योंकि इन सब का राजनीतिक व्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है। रॉबर्ट ए डहल के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था मानव संबंधों का ऐसा दृढ़ रूप है जिसमें पर्याप्त मात्रा में नियंत्रण, प्रभाव, शक्ति अथवा सत्ता शामिल रहती है। लासवेल और कैप्लान कहते हैं, राजनीतिक व्यवस्था ऐसी प्रक्रिया है जो कठोर दंड के वास्तविक प्रयोग अथवा इसके प्रयोग की धमकी के द्वारा नीतियों को लागू करती है। इसी प्रकार गैब्रियल ए आमंड ने भी कहा है कि राजनीतिक व्यवस्था सभी स्वतंत्र समाजों में पाई जाने वाली अंतःक्रियाओं की ऐसी व्यवस्था है जो अधिक या कम मात्रा में विधिक भौतिक बाध्यता के प्रयोग द्वारा अथवा उसके प्रयोग की धमकी के द्वारा एकीकरण तथा अनुकूलन के कार्यों को करती है। तो राजनीतिक व्यवस्था की अलग अलग परिभाषाएं दी गई है। डेविड ईस्टर ने कहा है कि राजनीतिक व्यवस्था किसी समाज में अंतःक्रियाओं की ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा समाज में मूल्यों का सत्तापूर्ण तथा बाध्यकारी वितरण किया जाता है और इसे लागू भी किया जाता है। डेविड ईस्टन की परिभाषा में मूल्यों का जो अर्थ है वो है कि ऐसे महत्वपूर्ण और आधारभूत निर्णय जिनके आधार पर सत्ता द्वारा कानून बनाए जाते हैं और उन्हें संबंधित पक्षों पर अनिवार्य रूप से लागू भी किया जाता है। जैसे इन्होंने उदाहरण के लिए कहा है कि जब राजनीतिक व्यवस्था लोक कल्याणकारी कार्यक्रम को स्वीकार करती है और इससे संबंधित कानून बनाती है और उन्हें लागू भी करती है, तो इससे समाज के निर्धन और कमजोर वर्ग के लोगों को तो काफी मूल्यवान लाभ प्राप्त होता है, लेकिन समाज के धनवान वर्ग पर करों का बोझ बढ़ जाता है और उनको मूल्यवान हानि होती है। तो इस प्रकार राजनीतिक व्यवस्था जब मूल्यों का वितरण करती है तो कुछ एक तरफ तो सार्वजनिक हित की वृद्धि होती है और कुछ लोगों को इससे लाभ पहुंचता है और कुछ लोगों को इससे हानि होती है। अब हम देखते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित सभी परिभाषाओं में एक प्रमुख तत्व का उल्लेख किया गया है और वो तत्व है शक्ति। शक्ति राजनीतिक व्यवस्था का ऐसा आधारभूत तत्व और लक्षण है
जिसके कारण अनेक बार इसे शक्ति व्यवस्था भी कहा जाता है। शक्ति के तत्व के कारण ही कोई राजनीतिक व्यवस्था मूल्यों के निर्माण और लागू करने में समर्थ होती है। यानी कि राजनीतिक व्यवस्था को अगर कोई चीज लागू करनी है तो उसके पास शक्ति होनी चाहिए। तो हम ये देखते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था समग्र के निर्माण की राजनीतिक व्यवस्था यानी जो समूह है, जो संपूर्ण है, उसके निर्माण की प्रमुख इकाइयां ये हैं। शासन एवं प्रशासन की समस्त वैधानिक संस्थाएं यानी व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये भी इसके अंतर्गत आती हैं। फिर उसके अंतर्गत राजनीतिक दल, हित समूह, दबाव समूह, राजनीतिक मनोवृत्ति, इस तरह के तत्व भी आते हैं। धार्मिक, जातीय, नस्लीय, भाषाई, आर्थिक और सांस्कृतिक समूह भी आते हैं और अनियमित समूह भी आते हैं। ऐसे व्यक्ति जो अपने व्यक्तित्व और शक्ति द्वारा निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, वो व्यक्ति भी इसके अंतर्गत आते हैं। यानी कि राजनीतिक व्यवस्था में की जो निर्माणक इकाइयां हैं, उनमें उन सभी संस्थाओं, समूहों और व्यक्तियों की गिनती की जाती है जिनकी अंतःक्रियाएं राजनीतिक व्यवस्था के निर्णय निर्माण से संबंधित होती हैं। तो इसका अर्थ यह है कि इन विभिन्न संस्थाओं, समूहों और व्यक्तियों को राजनीतिक व्यवस्था की इकाई नहीं माना जाता जिनकी अंतःक्रियाओं का निर्णय निर्माण और इसके लागू करने से कोई संबंध नहीं होता। यानी कि समाज में जब विभिन्न संस्थाएं, समूह और व्यक्ति आपस में इंटरेक्शन करते हैं, अंतःक्रिया करते हैं, लेकिन उसका राजनीति पर, उसके निर्णय निर्माण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो उनको राजनीतिक व्यवस्था की इकाई नहीं माना जाता। और जब उस पर प्रभाव पड़ता है तभी उसको राजनीतिक व्यवस्था की इकाई माना जाता है। अब देखते हैं हम कि राजनीतिक व्यवस्था समाज के सामान्य वातावरण में स्थित एवं क्रियाशील होती है। समाज में एक साथ कई व्यवस्थाएं मौजूद होती हैं, जैसे आर्थिक, धार्मिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक आदि। वस्तुतः राजनीतिक व्यवस्था सहित ये सभी व्यवस्थाएं संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था का अंग होती हैं और इस रूप में राजनीतिक व्यवस्था सहित इन सभी व्यवस्थाओं को सामाजिक व्यवस्था की उपव्यवस्थाएं कहा जाता है। लेकिन राजनीतिक विज्ञान की दृष्टि से समाज की जो राजनीतिक उपव्यवस्था होती है उसको हम राजनीतिक व्यवस्था ही कहते हैं, उपव्यवस्था नहीं कहते। समाज की अन्य व्यवस्थाओं की तुलना में राजनीतिक व्यवस्था की विशेषता है कि सत्ता को धारण करती है और इसके द्वारा निर्णयों, नियमों और मूल्यों को भी लागू करती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था का राजनीतिक व्यवस्था जो है वो कई चीज़ों को लेकर के, कई क्रियाओं को, अंतःक्रियाओं को लेकर के चलती है। अब राजनीतिक व्यवस्था के प्रमुख गुण या पहलुओं को अगर हम देखें तो आमंड और पावेल ने इसके 4 गुण बताए हैं। एक तो यह है कि औचित्यपूर्ण सत्ता अथवा वैध बाध्यकारिता, यानी कि राजनीतिक व्यवस्था का एक विशेष गुण है कि उसमें वैध बाध्यकारी बल का निवास है, यानी उसमें सत्ता होती है और इसके द्वारा ही ये संपूर्ण समाज के हितों की विभिन्नता में एकीकरण का काम करती है, कानून बनाती है और उनको लागू करती है। अगर इसके पास सत्ता नहीं हो या वैध बाध्यकारिता नहीं हो तो ये उनको लागू नहीं कर सकती। दूसरा है व्यापकता, कि राजनीतिक व्यवस्था अपनी संरचना की दृष्टि से अत्यंत व्यापक और विस्तृत होती है। राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक दल, दबाव समूह, धार्मिक, आर्थिक, जातीय, नस्ली समूह के साथ अनियमित समूह और व्यक्ति भी शामिल होते हैं और इसमें केवल वैधानिक संस्थाएं जैसे और व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका ही शामिल नहीं होती। तो इस प्रकार अन्य कई संस्थाएं शामिल होने के कारण इनकी जो अंतःक्रियाएं हैं, उन अंतःक्रियाओं से राजनीतिक व्यवस्थाओं के निर्णयों और इनको लागू करने की प्रक्रियाएं प्रभावित होती है। इसके बाद एक उन्होंने ये गुण बताया है कि पारस्परिक निर्भरता या अन्योन्याश्रितता, यानी राजनीतिक व्यवस्था के विभिन्न अंग एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। इसका सरल अर्थ है कि राजनीतिक व्यवस्था के एक भाग में अगर परिवर्तन आता है तो अन्य भागों में भी परिवर्तन आता है। जैसे राजनीतिक व्यवस्था में बहुदलीय प्रणाली के स्थान पर द्विदलीय प्रणाली की स्थापना हो जाए तो व्यवहार में उसकी प्रशासकीय व्यवस्था और सामान्य जीवन भी उससे प्रभावित होगा, क्योंकि बहुदलीय प्रणाली के स्थान पर द्विदलीय प्रणाली का अर्थ ये होता है कि 2 ही दल प्रमुख रूप से रह जाएंगे। दल तो होंगे लेकिन 2 दल प्रमुख रूप से रह जाएंगे और एक दल स्पष्ट रूप से बहुमत प्राप्त कर लेगा और ऐसी स्थिति में उसकी प्रशासकीय व्यवस्था, उसके निर्णय निर्माण की क्षमता, ये सब चीज़ें भी
प्रभावित होंगी। इसके बाद एक उन्होंने बताया सीमाओं का अस्तित्व। प्रत्येक व्यवस्था की अपनी सीमाएं होती है, वो किसी एक बिंदु से शुरू होती है और किसी एक निश्चित बिंदु पर जाकर समाप्त होती है। तो हम ये देखते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था की अपनी सीमाओं का अस्तित्व है और ये सीमाएं अन्य व्यवस्थाओं की सीमाओं से भिन्न होती हैं। राजनीतिक व्यवस्था की सीमा का अस्तित्व अन्य व्यवस्थाओं की तुलना में उसको स्वयं में एक स्वायत्त व्यवस्था बनाता है। यानी कि राजनीतिक व्यवस्था सामाजिक व्यवस्था या आर्थिक व्यवस्था या अन्य व्यवस्थाओं से अलग होती है। अब राजनीतिक व्यवस्था की कुछ विशेषताएं भी बताई हैं। आमंड और पावेल ने इसकी 5 सामान्य विशेषताएं बताई है। राजनीतिक व्यवस्था की सार्वभौमिकता। राजनीतिक व्यवस्था की एक विशेषता यह है कि प्राचीन काल से आधुनिक काल तक किसी भी प्रकार के समाज की अपनी एक राजनीतिक व्यवस्था अवश्य होती है। इसका अर्थ यह कि प्रत्येक समाज के पास अंतःक्रियाओं की एक ऐसी औचित्यपूर्ण शक्ति व्यवस्था अवश्य होती है जो उसकी आंतरिक और बाहरी व्यवस्था को बनाए रखती है। इसके अभाव में हम किसी व्यवस्थित समाज की कल्पना नहीं कर सकते। यानी राजनीतिक व्यवस्था प्राचीन काल से लेकर अब तक चली आ रही है। दूसरा इन्होंने बताया कि राजनीतिक संरचनाओं की सार्वभौमिकता, यानी कि राजनीतिक व्यवस्था में कुछ ऐसी राजनीतिक संरचनाएं होती है जो औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही प्रकार की होती हैं। प्राचीन काल की सरल राजनीतिक व्यवस्थाओं की राजनीतिक संरचनाएं भी सरल प्रकार की होती थी और आधुनिक समय की जो जटिल राजनीतिक व्यवस्थाएं उनमें राजनीतिक संरचनाएं भी जटिल होती हैं। इसके बाद उन्होंने राजनीतिक कार्यों की सार्वभौमिकता के बारे में बताया है कि राजनीतिक व्यवस्था 4 प्रकार के निवेश कार्य करती है और 4 प्रकार के निकास कार्य करती है। 4 निवेश कार्य यानी इनपुट्स हैं, यानी राजनीतिक व्यवस्था में ये हम इनपुट्स की तरह डालते हैं, जैसे राजनीतिक समाजीकरण तथा भर्ती, हित स्पष्टीकरण, हित समूहीकरण या एकत्रीकरण तथा राजनीतिक संचार। और 3 निकास कार्य उन्होंने बताए हैं, नियम निर्माण, नियम को लागू करना और नियम के आधार पर न्यायिक निर्णय देने का कार्य करना। यानी कि ये कार्य हैं जो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका करती है। इसके बाद उन्होंने बताया राजनीतिक संरचनाओं की बहुकार्यात्मकता, यानी कि जो राजनीतिक संरचनाएं हैं वो बहुल कार्यवादी होती हैं। प्रत्येक राजनीतिक संरचना किसी विशेष कार्य को तो करती है, लेकिन इसके साथ ही वो कुछ अन्य कार्यों को भी करती है। जैसे उदारवादी लोकतंत्र में नौकरशाही नामक राजनीतिक संरचना का प्रमुख और विशिष्ट कार्य है प्रशासनिक कार्यों को करना, किंतु ये नीतियों के निर्माण और नियम निर्माण के कार्य को भी प्रभावित करती है। इसके अलावा इसके बाद हम देखते हैं कि राजनीतिक व्यवस्थाएं सांस्कृतिक रूप में मिश्रित लक्षण वाली होती हैं। सभी राजनीतिक व्यवस्थाएं सांस्कृतिक दृष्टि से मिश्रित व्यवस्थाएं होती है। ऐसी कोई भी राजनीतिक व्यवस्था नहीं जिसे पूरी तरह परंपरागत या पूरी तरह से आधुनिक कहा जा सकता हो। जैसे ब्रिटेन है, बहुत ज़्यादा आधुनिक और उदारवादी लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था है, लेकिन उसमें राजपद भी मौजूद है और हाउस ऑफ लॉर्ड्स भी मौजूद है, जो उसमें परंपरागतता के अंशों को बताती है। इसी प्रकार भारत में आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना की गई है, लेकिन जाति, धर्म, सांप्रदायिक समूह की सक्रियता की वजह से ये पुरातन अंश की मौजूदगी की ओर संकेत करती है। धन्यवाद।